अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1 में हमने साइंटिफिक रीज़न नंबर 1 से लेकर साइंटिफिक रीज़न नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। आज हम साइंटिफिक रीज़न नंबर 10 से बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न, यानी साइंटिफिक रीज़न नंबर 10, वाई बटर इज सॉल्टिफाइड एंड मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। बटर जो होता है, मक्खन जो होता है, वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता। ओके, जवाब क्या है? बटर कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑयल सैचुरेटेड फैटी एसिड and oil contain unsaturated fatty acid, that's why not solidified at room temperature। अब यहाँ ये कह रहा है कि बटर जो होता है ना, मक्खन जो होता है, उसके पास क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि ऑयल के अंदर क्या होती हैं? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि भाई सैचुरेटेड फैटी एसिड में तमाम के तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं? डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो बटर जो होता है उसमें तमाम के तमाम जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, लिहाजा ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। जबकि ऑयल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसमें क्या होती है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। दैट्स वाई नॉट सॉल्टिफाइड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे इस वजह से सॉलिड नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिफिक रीज़न है वो है वाई लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो होते हैं, यानी चिकनाहट वाली जो चीज़ें आपने देखी होंगी कि पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होती। तो क्या वजह है? बिकॉज लिपिड आर नॉन पोलर बॉडीज, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। देयर इज़ अ रूल लाइक डिजोल्व लाइक। अब देखें भाई, एक रूल समझिएगा कि सेम चीज़ सेम के अंदर डिजोल्व होती है। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर वाली चीज़ों के अंदर ही डिजोल्व होता है। पानी क्या है? पोलर। पानी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन जो होता है, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। ये रूल था। तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और पानी के अंदर एक ऐसी चीज़ डिजोल्व होगी जो खुद भी पोलर होगी, वो आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। जबकि लिपिड जो चिकनाहट वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन पोलर होती हैं। और नॉन पोलर चीज़ें जो है वो पोलर के अंदर सही से डिजोल्व नहीं हो सकती। तो हमने कहा बिकॉज लिपिड्स आर नॉन पोलर बॉडी, लिपिड्स जो है वो क्या है? नॉन पोलर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। देयर इज़ अ रूल, एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। सेम चीज़ सेम के अंदर क्या होती है? डिजोल्व होती है। लिहाजा पोलर चीज़ें जो है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होंगी और नॉन पोलर में होंगी। तो लिपिड नॉन पोलर है, लिहाजा वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिजोल्व होगा? क्योंकि पानी क्या है? पोलर है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई स्टेरॉयड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन। इंसान के लिए जो स्टेरॉयड है वो क्यों ज़रूरी है? स्टेरॉयड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन। स्टेरॉयड इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड। अब देखिए भाई, मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन की टाइप्स हैं। अगर ये स्टेरॉयड ना होता हमारे जिस्म में तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा भी कई हार्मोन्स हैं वो हमारे जिस्म में बनते ही नहीं। तो हमने कहा स्टेरॉयड इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। ये मेल और फीमेल हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेरॉयड इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। स्टेरॉयड जो है वो लिपिड की क्या है? एक किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें कहा जा रहा है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है?
तो हमने कहा दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड देयर सॉल्युबिलिटी। भाई कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन एटम की तादाद की बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है, इनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स है, भाई मोनोसेक्राइड्स में एक कैटेगरी है कि भाई वो मज़ीद जो वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो वो ओलिगोसेक्राइड्स है उसमें 2 to 10 जो है वो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, और अगर 10 से ज़्यादा है तो पॉलीसेक्राइड्स है। तो इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी अहमियत रखते हैं। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि भाई मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी की बेस पर भी ये बात आती है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक रीजन है व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कंसीडर किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं रेस्पिरेशन में फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। भाई एटीपी प्रोड्यूस करने में हम किरदार अदा करते हैं, दैट्स व्हाट दे आर कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है भाई हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से इनको सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड। भाई स्टेरॉइड जो है उसमें कई टाइप्स हैं। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड क्यों है? बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेक्स हार्मोन एंड कैरियर मॉलिक्यूल। भाई कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड। भाई स्टेरॉइड की जो स्टेरॉइड अगर देखा जाए तो उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमने कहा बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम किरदार है। सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये भी जो है वो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। इन कैरियर मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो कैरियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो कैरियर मॉलिक्यूल्स बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम किरदार है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ फॉस्फोलिपिड्स डिफर फ्रॉम एसाइल कोलेस्ट्रॉल। भाई फॉस्फोलिपिड्स और एसाइल कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है? वैसे तो हमने बाकायदा जो वो थ्योरी में बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड कंटेन 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड अटैच विद कोलेस्ट्रॉल, whereas acyl glycerol has 3 fatty acid which are attached with glycerol। भाई बेसिक डिफरेंस क्या है? असाइल ग्लाइसरॉल का दूसरा नाम क्या है? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल में क्या होता है, एक ग्लाइसरॉल होता है जिसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होती है। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है, एक ग्लाइसरॉल होता है उसके साथ 2 फैटी एसिड होती है। भाई एक फैटी एसिड क्या होती है, कम होती है। तो हमने आगे क्या लिखा, द फॉस्फोलिपिड कंटेन 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड होती हैं, एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड अटैच विद ग्लाइसरॉल, और एक फॉस्फोरिक एसिड जो होती है वो ग्लाइसरॉल के साथ क्या होता है, अटैच। 2 फैटी एसिड होंगी, एक जो है वो फॉस्फोरिक एसिड होगा, फैटी एसिड की जगह क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा जो ग्लाइसरॉल के साथ अटैच होगा। जबकि ग्लाइसरॉल असाइल ग्लाइसरॉल में क्या होगा, 3 फैटी एसिड जो होंगी वो ग्लाइसरॉल के साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इम्पोर्टेंट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की जो वाटर हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है? बिकॉज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट वाटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। भाई पानी की अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक हीट जो रखी है ना वो बहुत ज़्यादा रखी है। पानी को गर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर मैं एक मिसाल दूं कि लोहे को धूप में रख दो और पानी को धूप में रख दो, तो आयरन जो होगा वो धूप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। पानी जो होगा वो सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसको गर्म होने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो सेम हमारे जो प्रोटोप्लाज्म का 85% हिस्सा जो है वो क्या है, वाटर है, और इसकी हाई हीट कैपेसिटी की वजह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो हमने कहा बिकॉज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बाई हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से वाटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। वाटर क्या चाहिए, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वाटर फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में पानी किस तरह फैसिलिटेट करता है दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। बिकॉज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, आपको मालूम है पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है, गुड सॉल्वेंट कहा जाता है। बिकॉज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट इट कैन डिजोल्व मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बहुत सी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। दैट्स वाई इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम। इस वजह से बहुत सी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करता है, लिहाजा इस वजह से वो मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ अमाइनो एसिड्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। भाई अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में मुख्तलिफ किस तरह होते हैं। तो आपको मालूम है अमाइनो एसिड का सबसे पहले जनरल फार्मूला रिकॉल करो। जनरल फार्मूला में एक जगह लिखा होता है आर, आर जो होता है वो कहलाता है बेसिस रेडिकल। अब आर की जगह अमाइनो एसिड के जनरल फॉर्म में एच आता तो ग्लाइसिन हो जाता था। फिर इसी तरीके से आर की जगह जो है वो CH3 होता तो एलेनिन हो जाता था। इसी आर की जगह CH2OH आता था तो हमारे पास कोई और अमाइनो एसिड होता था। इस तरीके से जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड में आर अगर अलग हो जाता, आर की जगह कोई और चीज़ आती जाती तो अमाइनो एसिड का नाम अलग होता है। तो इसके लिए अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला रिकॉल करो तो वो लेक्चर याद होगा तो आपको आसान होगा। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की बेसिस पर वो एक दूसरे के मुकाबले में क्या होते हैं, डिफर होते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास वाई मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर बट डाइसेक्राइड्स आर नॉट। भाई मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है लेकिन डाइसेक्राइड्स को रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहा जाता। बिकॉज मोनोसेक्राइड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीजन और एनी केमिकल्स। In other words, we can say all monosaccharide contain the ability to undergo oxidation from a weak oxidizing agent, but disaccharide do not have that ability. भाई देखो भाई मोनोसेक्राइड को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है? बिकॉज मोनोसेक्राइड आर यूज टू रिड्यूस ऑक्सीजन और एनी अदर केमिकल। दूसरों को रिड्यूस करने में क्या होता है, काम आता है। याद रखिएगा दूसरों को रिड्यूस जब भी कोई चीज़ करता है यानी अपना हाइड्रोजन उसको दे देता है, तो दूसरों को रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो आप केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ते हो वो क्या है, ऑक्सीडेशन की जो आप केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ते हो वो ये है कि हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है और दूसरों को आपने हाइड्रोजन दे दिया, उसके अंदर हाइड्रोजन शामिल कर दिया, मतलब दूसरों को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ यही कह रहा है कि बिकॉज मोनोसेक्राइड्स आर यूज टू रिड्यूस द ऑक्सीजन। मोनोसेक्राइड्स जो है वो दूसरे केमिकल्स या दूसरे ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में काम आता है। या दूसरे अल्फाजों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल मोनोसेक्राइड्स कंटेन द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो खुद के अंदर सलाहियत रखते हैं कि खुद क्या हो सकते हैं, खुद के अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है, यानी अपना हाइड्रोजन लॉस करते हैं तो खुद ऑक्सीडेशन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो हैव द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी अपना हाइड्रोजन लॉस करते हैं फ्रॉम अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बट डाइसेक्राइड डू नॉट हैव दैट एबिलिटी। डाइसेक्राइड अपना हाइड्रोजन इतनी आसानी से लूज नहीं करता, जबकि मोनोसेक्राइड अब आसानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। वाई मॉलिक्यूल इज मोस्ट, विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट सुटेबल टू स्टोर एनर्जी। भाई कौन सा मॉलिक्यूल हमारे जिस्म में एनर्जी स्टोर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है? बिकॉज द लिपिड प्रोवाइड्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मोस्ट सुटेबल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा, लिपिड इज द मोस्ट सुटेबल मॉलिक्यूल टू स्टोर एनर्जी। फिर आगे लिखेंगे बिकॉज द लिपिड प्रोवाइड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपको मालूम है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में लिपिड की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी जो है वो डबल वो क्या करता है, वो स्टोर कर सकता है। इसीलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल जो है वो क्या है, लिपिड है। तो लिहाजा इसका आंसर बना बिकॉज द लिपिड प्रोवाइड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में डबल एनर्जी जो है वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो यहाँ जाकर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन वाले लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।